नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, एलटी शिक्षण अभिरुचि की हमने एक विशेष सीरीज चलाई है जिसमें हम आपको टॉपिक वाइज एमसीक्यू प्रोवाइड करवा रहे हैं। तो इसी क्रम में आज का टॉपिक है शिक्षण विधियां एवं प्रविधियां, यानी कि टीचिंग मेथड्स एंड टीचिंग टेक्निक्स। इस पर हम आपके लिए 35 महत्वपूर्ण एमसीक्यू लेकर आए हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट ये एमसीक्यू होने वाले हैं दोस्तों, तो वीडियो पूरी अंत तक देखिएगा, आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, आज का टॉपिक है शिक्षण विधियां एवं प्रविधियां और पहला क्वेश्चन है, एक अच्छी पाठ योजना में सबसे अधिक समय दिया जाना चाहिए। जब आप एक अच्छी पाठ योजना बनाते हैं तो उसमें आपको किसको सबसे अधिक समय दिया जाना चाहिए? भूमिका को, विषय के प्रस्तुतिकरण को, गृह कार्य को, या फिर छात्रों की शंकाओं के निवारण को? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों विषय के प्रस्तुतिकरण को। पाठ योजना का 50% से अधिक अंश दोस्तों विषय के प्रस्तुतिकरण से संबंधित होना चाहिए कि किस तरीके से आप अपने विषय को प्रस्तुत करते हैं। ओके, इसी में छात्रों की शंकाओं के निवारण भी होते रहने चाहिए। हर्बर्ट स्पेंसर बहुत मुख्य मनोवैज्ञानिक, इनका आपने नाम भी सुना होगा। इन्होंने भी शिक्षण प्रक्रिया में प्रस्तुतिकरण पर बहुत अधिक बल दिया है। इनके 5 जो सोपान हैं इनके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। पंचपदी सोपान पाठ योजना के इनके काफ़ी फेमस हैं। जैसा कि पहला सोपान इन्होंने बताया है उसमें तैयारी करना, ठीक है। इसके बाद दूसरा है प्रस्तुतिकरण, इसके अलावा तीसरा आता है तुलना, जबकि चौथा आता है सामान्यीकरण, एंड लास्ट में उपयोग, ठीक है। ये पंचपदी हर्बर्ट स्पेंसर के पंचपदी जो पाठ योजना के सोपान हैं इनको आपने ध्यान में रखना है। तो उन्हीं के आधार पर विषय के प्रस्तुतिकरण को सबसे अधिक समय दिया जाना चाहिए। इसके बाद अगला क्वेश्चन दोस्तों, एक छोटा बच्चा गाय पहचानता है। आप उसे गाय की दुम के उपयोग या उसके जुगाली करने की आदत का ज्ञान कराते हैं। पढ़ाने की यह रीति कौन सी होती है? प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष की ओर, अनिश्चित से निश्चित की ओर, अनुभव से तर्क की ओर, या फिर स्थूल से सूक्ष्म की ओर? तो इसका राइट आंसर है स्थूल से सूक्ष्म की ओर। स्थूल का मतलब क्या होता है? बड़ा, और फिर सूक्ष्म, ठीक है ना। देखिए दोस्तों, माना जाता है गेस्टाल्ट मनोवैज्ञानिक, गेस्टाल्ट आपने नाम सुना होगा, जिन्होंने कि सूझ का सिद्धांत दिया था या अंतर्दृष्टि का सिद्धांत दिया था। जो गेस्टाल्टवादी मनोवैज्ञानिक हैं वो मानते हैं कि बच्चे पहले संपूर्ण वस्तु को देखते हैं। तो अगर वो संपूर्ण वस्तु को देखते हैं तो इसका मतलब ये है कि अगर उनके सामने पहले गाय दिखाई जाएगी उनको, तो पहले वो गाय को देखेंगे और फिर उसके बाद उनके अंगों की ओर ध्यान देते हैं। तो यहाँ पर भी वही है दोस्तों कि आप पहले गाय को पहचानते हैं तो फिर उसके बाद आप उसके गाय के जो विभिन्न अंगों का प्रयोग है उसकी आदत का बच्चों को जब ज्ञान करवाते हैं तो वो जो मेथड है वो स्थूल से सूक्ष्म की ओर कहलाती है और बच्चों के लिए काफ़ी कंफर्टेबल होता है उससे सीखना। अगला क्वेश्चन, भूगोल का पाठ पढ़ाते समय शिक्षक तुलना विधि का सहारा ले सकता है। इस प्रणाली से छात्रों में निरीक्षण के गुणों का विकास होता है, परीक्षण के गुण का विकास होता है, सोचने के गुण का विकास होता है, या फिर उपरोक्त सभी? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर है उपरोक्त सभी। देखिए, जब आप भूगोल का पाठ पढ़ाते हैं तब आप तुलना विधि की सहायता ले सकते हैं, जैसे कि आप 2 प्रदेश की जलवायु को कंपेयर कर सकते हैं। इसी के अलावा जैसे 2 प्रदेश की आप वनस्पतियों को कंपेयर कर सकते हैं, उनकी आर्थिक क्रियाओं को कंपेयर कर सकते हैं। जैसे उत्तराखंड है, उत्तराखंड में आप जानते हैं कि यहाँ पर कितनी जलवायु में भिन्नता है, आप उसको कंपेयर कर सकते हैं कि जैसे तराई और भाबर की जलवायु अलग है। इस तरह से जो उच्च इलाके हैं, जहाँ पर ऊंचाई में के इलाके हैं, वहाँ पर वनस्पति अलग है और तराई भाबर में वनस्पतियाँ अलग पाई जाती हैं। तो आप इनकी भी तुलना कर सकते हैं। तो इससे होता क्या है कि आपके अंदर निरीक्षण के गुणों का विकास होता है, परीक्षण के गुणों का भी विकास होता है और सोचने के गुण का भी विकास होता है। तो ये भूगोल के पाठ के पढ़ाते समय आप तुलना विधि का सहारा लेते हैं तो इससे छात्र में इन सभी गुणों का विकास होता है। अगला प्रश्न आपको बताना है, यह कथन किसका है? प्रत्येक छात्र किस शिक्षा का सर्वोत्तम भाग यही है जो उसने स्वयं प्राप्त किया है? प्रत्येक छात्र, ये यहाँ पर शायद मुझे लगता है स्टेटमेंट थोड़ा गलत है दोस्तों। ये स्टेटमेंट इस तरीके से होना चाहिए, प्रत्येक छात्र की
ठीक है, शिक्षा का सर्वोत्तम भाग यही है जो उसने स्वयं प्राप्त किया है। यह कथन किसका है? ये कथन दोस्तों वॉल्टर स्कॉट के द्वारा बोला गया है और काफ़ी इम्पॉर्टेंट ये आपका कथन है। इसको आप ध्यान में रखेंगे कि प्रत्येक छात्र की शिक्षा का सर्वोत्तम भाग वही है जो उसने स्वयं प्राप्त किया है। इसके बाद अगला एक और कथन, बालक एक ऐसी पुस्तक है जिसे शिक्षक को प्रारंभ से अंत तक पढ़ना होता है। रूसो का यह कथन किस तथ्य की ओर इंगित करता है कि शिक्षा का केंद्र, यानी कि जो ये कथन है इस तथ्य की ओर इंगित करता है कि शिक्षा का केंद्र कौन है? पुस्तक है, शिक्षक है, बालक है या फिर पढ़ाई? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों बालक। ठीक है ना। आज हम बात करते हैं बाल केंद्रित शिक्षा की। तो बाल केंद्रित शिक्षा में जो हम बात करते हैं, पाठ्यक्रम में विद्यार्थी को ही शिक्षा प्रक्रिया का केंद्र बिंदु माना जाता है। बालक की रुचियां, आवश्यकताओं और योग्यताओं के आधार पर ही पाठ्यक्रम का निर्माण कहा जाता है। इसीलिए रूसो ने कहा है कि बालक ही आपका शिक्षा का केंद्र है और बालक एक ऐसी पुस्तक है जिसे शिक्षक को प्रारंभ से अंत तक पढ़ना होता है। और इसमें दोस्तों वैसे देखा जाए तो शिक्षा मनोविज्ञान का बहुत ज़्यादा हम कह सकते हैं योगदान है, क्योंकि शिक्षा मनोविज्ञान ही दोस्तों शिक्षक को बालक के बारे में बहुत अच्छी तरह से नॉलेज देता है। क्योंकि अगर उसका ज्ञान नहीं होता है जब भी टीचर को, तो उसके अभाव में शिक्षक मारपीट के द्वारा हम कह सकते हैं बालक की समस्याओं को दूर करने का प्रयास करता है। ठीक है ना। तो ऐसे में शिक्षा मनोविज्ञान का ज्ञान होना भी बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है और बाल केंद्रित शिक्षा के लिए आपको शिक्षा मनोविज्ञान बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है पढ़ना। इसके बाद अगला प्रश्न, निम्नलिखित प्रश्नों में से कौन सा प्रश्न समस्या प्रधान है? यानी कि आपको बताना है कि कौन सा प्रश्न इसमें समस्या लिए हुए है। यदि पृथ्वी की सारी वनस्पति नष्ट हो जाए तो क्या होगा? औरंगजेब की मराठा नीति के क्या परिणाम निकले? गुजरात में खाद्यान्नों की मुख्य फसल कौन सी है? सूती कपड़े किस वस्तु से बनते हैं? तो इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए दोस्तों, आप बताइए। इसका राइट आंसर होना चाहिए, यदि पृथ्वी की सारी वनस्पति नष्ट हो जाए तो क्या होगा। देखिए दोस्तों, ये आपका एक समस्या प्रधान हम कह सकते हैं क्वेश्चन है। ठीक है, क्योंकि इसमें आपकी एक समस्या आपको दी हुई है कि यदि पृथ्वी की सारी वनस्पति नष्ट हो जाएगी तो क्या होगा। तो इस प्रकार के प्रश्नों का उत्तर ढूंढने के लिए छात्र को ना केवल चिंतन करना पड़ेगा बल्कि परिकल्पना की रचना के लिए आंकड़े भी इकट्ठे करने पड़ेंगे। तो ऐसी जो प्रश्न होते हैं वो दोस्तों समस्या प्रधान प्रश्न कहलाते हैं। ठीक है ना। तो इसके लिए आपको ना केवल चिंतन करना पड़ेगा बल्कि हाइपोथेसिस का भी निर्माण करना पड़ेगा और उससे रिलेटेड डेटा को भी जुटाना पड़ेगा। ठीक है ना, कि यदि पृथ्वी की सारी वनस्पति नष्ट हो जाएगी तो क्या होगा। ठीक, बाकी जो क्वेश्चंस हैं वो समस्या प्रधान प्रश्न नहीं है। इसके बाद अगला क्वेश्चन, प्रोजेक्ट कार्य का उद्देश्य छात्रों में, पहला ऑप्शन है तथ्यों को व्यवहार में लाने की क्षमता पैदा करना, सृजनात्मक योग्यताओं को प्रोत्साहित करना है, खोज की इच्छा जागृत करना है या फिर समस्या समाधान में प्रवीणता प्रदान करना है। तो इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए दोस्तों, आप बताइए। इसका राइट आंसर है सृजनात्मक योग्यताओं को प्रोत्साहित करना। देखिए, आप अगर बात करते हैं प्रोजेक्ट मेथड की, यानी कि आपकी जो परियोजना विधि होती है दोस्तों, इसके प्रतिपादक थे W.H. किलपैट्रिक। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जॉन डीवी के व्यवहारवाद सिद्धांत पर ये आधारित है, इसको आपने ध्यान में रखना है। और सबसे इम्पॉर्टेंट इस जो योजना है इसके बारे में आप जानिए कि इसमें क्या होता है कि छात्रों को कोई ऐसा काम सौंपा जाता है जो छात्रों या फिर हम कह सकते हैं समाज के लिए प्रत्यक्ष रूप से उपयोगी होता है। फिर इसमें क्या करते हैं, छात्र मिलकर इस प्रोजेक्ट कार्य को पूरा करते हैं और व्यवहारिक ज्ञान प्रदान करते हैं। तो इसका मतलब ये है कि उनकी जो क्रिएटिविटी, जो योग्यताएं हैं, यानी कि क्रिएटिव एबिलिटी है, उसको बढ़ावा मिलता है इससे। ठीक है ना। और जब परियोजना पूरी हो जाती है तो कुछ ना कुछ सामने आता है, यानी कि प्रोजेक्ट पूरा माना जाता है और इसके लिए छात्रों को बहुत
कार्य अपने स्तर से करना पड़ता है। तो यहाँ पर क्या आती है दोस्तों, क्रिएटिविटी आती है निकल के। क्रिएटिविटी का मतलब ही यही, यानी कि आपके अंदर सृजनात्मकता निकल कर आती है। ठीक है, एक मेथड होती है अन्वेषण विधि। देखिए आप इसको भी ध्यान में रखिए, अन्वेषण विधि, इसको ह्यूरिस्टिक मेथड बोला जाता है। ठीक है ना, ह्यूरिस्टिक मेथड जो कि आर्मस्ट्रॉन्ग के द्वारा खोजी गई विधि है। बस अन्वेषण विधि और परियोजना विधि में यही अंतर है कि अन्वेषण विधि में छात्र अकेले कार्य करता है, जबकि प्रोजेक्ट मेथड में छात्र सामूहिक रूप से कार्य करते हैं। तो यहाँ पर आपको ये मेथड्स काफी इंपॉर्टेंट है और इनको आपने ध्यान में रखना है। इसके बाद अगला प्रश्न, मॉडल चित्रों से उत्तम निदर्शन होते हैं, यानी कि मॉडल से अच्छा डेमोन्स्ट्रेशन होता है क्योंकि उनमें लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों दिखाई पड़ते हैं। यह कल्पना शक्ति का विकास करते हैं, इनसे ज्ञान का विस्तार होता है या फिर इनसे शिक्षण का काम सरल हो जाता है। देखिए दोस्तों, अगर आप मॉडल चित्रों को दिखाते हैं तो इनसे अच्छा डेमोन्स्ट्रेशन इसलिए होता है क्योंकि उनमें लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों दिखाई पड़ते हैं, यानी कि आपको 3 डायमेंशन फिगर दिखाई पड़ता है। देखिए अगर आप चार्ट का प्रयोग करते हैं तो चार्ट से सिर्फ आपको 2 डायमेंशन दिखाई पड़ते हैं, यानी कि सिर्फ लंबाई और चौड़ाई। ठीक है ना, लेकिन जब आप मॉडल दिखाते हैं तो मॉडल से आपको क्या पता लगता है, त्रिविमीय आकृति का पता लगता है, यानी कि उसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों दिखाई पड़ती है। तो इससे आपके लिए जो डिमॉन्स्ट्रेशन है वो बहुत सटीक और उत्तम हो जाता है और इससे आपको काफी चीजें समझ में आती है। तो इसलिए इसका राइट आंसर ए, यानी कि लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों दिखाई पड़ते हैं। इसके बाद निदर्शनों का प्रयोग किस लिए किया जाता है, ताकि छात्र अमूर्त विचार को भली भांति समझ सके, पाठ्य विषय में छात्रों की रुचि बनी रहे, छात्रों का ध्यान अन्यत्र ना जाए, या फिर उपरोक्त सभी। तो देखिए इसका राइट आंसर बिल्कुल क्या है, उपरोक्त सभी। देखिए डिमॉन्स्ट्रेशन का प्रयोग इसीलिए किया जाता है ताकि छात्र अमूर्त विचार को भली भांति समझ सके, यानी कि उनकी एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग बहुत अच्छी हो। मूर्त का मतलब क्या होता है दोस्तों, सामने, सामने के बारे में हम सब सोच लेते हैं। अमूर्त का मतलब क्या होता है, जो विचारों में होता है तो उसके बारे में जब हम थिंकिंग करते हैं, जो हमारे सामने नहीं है, यानी एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग होती है, उसको वो भली भांति समझ सकते हैं। इसके अलावा पाठ्य विषय में छात्रों की रुचि बनी रहती है। जब आप अपने सामने डिमॉन्स्ट्रेशन देखते हैं तो आपका उसमें अपने विषय में इंटरेस्ट बना रहता है और इसके अलावा छात्रों का ध्यान कहीं इधर उधर भंग नहीं होता है। तो बिल्कुल डिमॉन्स्ट्रेशन का प्रयोग इसीलिए किया जाता है। इसके बाद अगला प्रश्न, हर्बट के 5 चरणों वाली प्रणाली में प्रस्तुतिकरण चरण को सर्वाधिक महत्वपूर्ण माना गया है, इसलिए स्पष्ट है कि यह प्रणाली, अभी मैंने आपको दोस्तों हर्बट के 5 सोपान बताए थे, उसमें उन्होंने प्रस्तुतिकरण चरण को सर्वाधिक महत्व दिया है। तो यह स्पष्ट है कि यह प्रणाली छात्र को प्रमुख स्थान देती है, विषय वस्तु को प्रमुख स्थान देती है, शिक्षक तथा शिक्षण विधि को प्रमुख स्थान देती है, या छात्रों की ज्ञान ग्रहण करने की क्षमता को प्रमुख स्थान देती है। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों, शिक्षक तथा शिक्षण विधि को प्रमुख स्थान देती है। टीचर, और जो टीचर अपनी मेथड अपनाने जाने वाला है उसको यह दोस्तों बहुत अधिक स्थान देती है। तो इसका राइट आंसर यही है। प्रस्तुतिकरण में आप यही करते हैं कि छात्रों को आप किस टीचिंग टेक्निक्स का प्रयोग करने वाले हैं, किस टीचिंग मेथड का प्रयोग करने वाले हैं, यहाँ पर वही चीज़ आपकी जरूरी हो जाती है। ठीक है, तो इसलिए ये शिक्षक तथा शिक्षण विधि को प्रमुख स्थान देती है। अगला, हर्बट की 5 चरण प्रणाली का एक दोष है। क्या दोष है? छात्रों को निष्क्रिय बनाना तथा कक्षा वातावरण को अलोकतंत्र की ओर ले जाना। इसके अलावा अध्यापक को कम महत्व देना, ज्ञान को कम महत्व देना, विधि को सबसे अधिक महत्व देना। तो देखा जाए तो नीचे के जो 3 हैं वो एक तरीके से इसके दोष नहीं हैं, ये तो एक तरीके से हम कह सकते हैं कि आप इसको दोष नहीं कह सकते दोस्तों। जो पहला वाला है वो इसका दोष है कि ये छात्रों को निष्क्रिय बनाती है और कक्षा वातावरण को अलोकतंत्र की ओर ले जाती है। बाकी अध्यापक को तो ये महत्व देती है, ज्ञान को ये अधिक महत्व देती है और विधि को भी सबसे अधिक महत्व देती है। तो ये इसके दोष नहीं है, ठीक है ना। हम कह सकते हैं कि ये तो गलत है, ये भी गलत है और ये तो बिल्कुल सही है, तो ये दोष कैसे हो गया? तो ये तो अच्छी बात है, ठीक। लेकिन जो पहला वाला है, छात्रों को निष्क्रिय बनाना तथा कक्षा वातावरण को अलोकतंत्र की ओर ले जाना, ये बिल्कुल सही है दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर जो ये एक तरीके की जो शिक्षण पद्धति है वो शिक्षक केंद्रित है। इसमें पूरी तरह से शिक्षक ही हावी रहता है, छात्र सिर्फ निष्क्रिय श्रोता बनके सुनते हैं। और इसमें सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि छात्रों को
अपनी क्रिएटिविटी दिखाने का अवसर नहीं मिल पाता है। ठीक है, क्योंकि जो छात्र की सारी क्रियाएं हैं वो अध्यापक के द्वारा ही नियंत्रित होती है, तो इसलिए जो वातावरण है वो क्या बन जाता है, अलोकतंत्र बन जाता है, क्योंकि यहाँ पर छात्र को ज़्यादा कुछ करने के अवसर प्रदान नहीं होते, तो इसलिए उसमें सृजनात्मकता का अवसर उसको प्रदान नहीं हो पाता, तो इंटरैक्टिविटी उतनी नहीं हो पाती, तो इसलिए ये इसका एक दोष है। ओके। अच्छा दोस्तों, इसमें हमने गलती से इसका ऑप्शन सी बना रखा, तो आप इसको ए कर लीजिएगा, ए इसका राइट आंसर है। ठीक है, यहाँ पर सी गलती से छपा हुआ है, मैं पहले ही बता रहा हूँ, आप इसको ए कर लीजिएगा। ठीक है, मैं इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल में प्रोवाइड करवा दूंगा, आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे जुड़ सकते हैं, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करवा दूंगा, वहां पर से आप इसकी पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। शिक्षा में खेल विधि का जन्मदाता किसे माना जाता है? काफ़ी इंपॉर्टेंट ये प्रश्न है। तो खेल विधि के जन्मदाता किसको माना जाता है दोस्तों? फ्रोबेल को माना जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, इस बार प्रवक्ता स्क्रीनिंग में भी आया था और वैसे भी काफ़ी इंपॉर्टेंट ये प्रश्न है और बार बार आता रहता है। तो खेल विधि का जन्मदाता दोस्तों फ्रोबेल को माना जाता है। इसके बाद अगला प्रश्न दोस्तों, किंडरगार्टन शिक्षा प्रणाली में शिक्षक का स्थान। किंडरगार्टन प्रणाली में शिक्षक का स्थान किसकी तरह होता है? कुमार जैसा, माली जैसा, दीपक जैसा या फिर रेफरी जैसा? तो आप बताइए, किंडरगार्टन शिक्षा प्रणाली में शिक्षक का स्थान कैसा होना चाहिए? दोस्तों ये होता है माली जैसा, क्योंकि किंडरगार्टन जो शिक्षा प्रणाली है दोस्तों वो बहुत छोटे बच्चों के लिए होती है। तो छोटे बच्चे एक फूल के समान होते हैं और उन जैसे एक माली अपने फूलों की देखभाल करता है, उनकी सिंचाई करता है, तो इसी तरह से दोस्तों किंडरगार्टन शिक्षा प्रणाली में एक शिक्षक है वो भी अपने फूल जैसे बच्चों का ख्याल रखता है और उनको अच्छे स्वस्थ ज्ञान से सिंचाई करता है, यानी कि उनको स्वस्थ ज्ञान प्रदान करता है। ठीक है, तो यहाँ पर इसका जो शिक्षक है वो एक माली जैसा होता है। अगला प्रश्न दोस्तों, किंडरगार्टन शिक्षण विधि में अभिव्यक्ति के 3 साधन हैं। वो 3 साधन क्या हैं आपको बताना है? गति, गीत और रचना, गीत, संगीत और स्वर, गीत, गति और मनोरंजन या फिर गीत, गेम और उपहार। देखिए इसका राइट आंसर है दोस्तों गति, गीत और रचना। देखिए यहाँ पर काफ़ी इम्पॉर्टेंट है दोस्तों, जब किंडरगार्टन पद्धति की हम बात करते हैं तो इसमें जो छात्र है वो वर्णमाला भी गीतों के माध्यम से याद करता है, ज्ञान प्राप्त करने के लिए वो दोस्तों क्रिया करता है और खिलौनों की सहायता से अनोखी रचनाएं करता है और उनको देखकर प्रसन्न होता है। तो यहाँ पर गति, गीत और रचना ये इसके अभिव्यक्ति के 3 साधन हैं। इसके बाद अगला प्रश्न दोस्तों, मॉन्टेसरी शिक्षण पद्धति आपको बताना है कि क्या करती है ये पद्धति? मनोवैज्ञानिक विधि से लिखना पढ़ना सिखाती है, स्वशिक्षा में विश्वास नहीं करती, छात्रों में आत्मानुशासन का विकास नहीं करती, छात्रों की रुचि और जिज्ञासा को समुचित महत्व नहीं देती। तो मॉन्टेसरी शिक्षण पद्धति के बारे में अगर हम सही ऑप्शन की बात करें तो दोस्तों वो है मनोवैज्ञानिक विधि से लिखना पढ़ना ये सिखाती है। दोस्तों यह जो विधि है वो 2.5 से 6 वर्ष के बालकों के लिए प्रयोग हेतु लाई जाती है। इसको आपने ध्यान में रखना है कि 2.5 से 6 वर्ष के बालकों के प्रयोग में यह पद्धति लाई जाती है। इसका विकास मारिया मॉन्टेसरी ने किया था। ठीक है ना, तो यह दोस्तों मनोवैज्ञानिक विधि से बच्चों को लिखना पढ़ना सिखाती है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये विधि, इसको आप ध्यान में रखेंगे। हालांकि ये काफ़ी कुछ फ्रोबेल की जो किंडरगार्टन पद्धति उससे मिलती जुलती है, लेकिन फिर भी अपने आप में थोड़ा ये अलग है। अगला प्रश्न, यह कथन किस शिक्षण पद्धति के बारे में है? यह पद्धति बालकों को स्वयं अपने प्रयास से तथ्यों, नियमों और सिद्धांतों की खोज करने, ग्रहण किए गए ज्ञान को व्यवस्थित करने और सामान्य नियम निर्धारित करने का प्रशिक्षण देती है। तो देखिए दोस्तों, अगर ये हम जो कथन को अच्छे से पढ़ें
तो ये बालक स्वयं अपने प्रयास से तथ्यों, नियमों और सिद्धांतों की खोज करता है और ग्रहण किए गए ज्ञान को व्यवस्थित करने और सामान्य नियम निर्धारित करने का प्रशिक्षण देती है। तो किसकी बात हो रही होगी दोस्तों? यहाँ पर बात हो रही है ह्यूरिस्टिक मेथड की। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था कि ह्यूरिस्टिक मेथड में, या फिर इसको अन्वेषण विधि भी बोला जाता है, तो बच्चा क्या करता है? स्वयं अपने प्रयासों से तथ्यों, नियमों और सिद्धांतों की खोज करता है और ग्रहण किए गए ज्ञान को व्यवस्थित करता है और जनरलाइज करता है, यानी आप एक सामान्य नियम निर्धारित करता है। ह्यूरिस्टिक पद्धति के जन्मदाता कौन थे? आपके W.H. आर्मस्ट्रॉन्ग। इसको आप ध्यान में रखेंगे, H.E. आर्मस्ट्रॉन्ग, सॉरी, इनको आप ध्यान में रखेंगे। ठीक है। इसके बाद अगला प्रश्न, निम्न में से किस विद्वान का कहना है कि खेल बालक की जन्मजात स्वाभाविक प्रवृत्ति है? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों मैकडूगल। मैकडूगल के द्वारा यह कथन कहा गया है कि खेल बालक की जन्मजात स्वाभाविक प्रवृत्ति है। आधुनिक विधि की प्रायः सभी शिक्षण विधियां जैसे किंडरगार्टन, मॉन्टेसरी, डाल्टन और बेसिक, आपको बताना है कि ये किस पर आधारित हैं। क्रियात्मक विधि के सिद्धांत पर आधारित है, संश्लेषण विधि पर आधारित हैं, प्रयोगशाला विधि पर आधारित हैं, या उपरोक्त में से किसी पर भी आधारित नहीं है। तो दोस्तों ये जितनी भी आधुनिक विधियां हैं ये क्रियात्मक विधि के सिद्धांत पर आधारित है, यानी कि करके सीखने के सिद्धांत पर आधारित है। देखिए दोस्तों, करके सीखना आधुनिक शिक्षण विधियों में सबसे उत्तम माना गया है, क्योंकि यह मानसिक क्रियाओं का शारीरिक क्रियाओं से तालमेल करता है। तो इससे जब आपका तालमेल होता है तो आप मनोगामक पक्ष से सुदृढ़ हो जाते हैं और ज्ञान हमारी आदत का अंग बन जाता है। कहने का मतलब ये है कि जब हम करके सीखते हैं तो करके सीखा हुआ ज्ञान हमें हमेशा, कह सकते हैं कि लंबे समय तक वो स्थायी रहता है और वो हमें बहुत जल्दी याद भी हो जाता है। तो ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है कि ये सारी की सारी करके सीखने के सिद्धांत पर आधारित है। इसके बाद शिक्षण की सबसे कमजोर विधि कौन सी है? संवाद विधि, पाठ्यपुस्तक विधि, प्रोजेक्ट विधि, या फिर दृश्य श्रव्य विधि? अब आप बताइए कि शिक्षण की सबसे कमजोर विधि कौन सी हो सकती है। कब शिक्षण की, देखिए दोस्तों, सबसे कमजोर विधि है आपकी पाठ्यपुस्तक विधि। पाठ्यपुस्तक विधि में हम कह सकते हैं ना ही छात्रों को कुछ सृजनात्मक करने का अवसर प्रदान होता है, ना ही उन्हें कुछ ऐसे प्रश्न पूछने के अवसर उनको प्रदान होते हैं। वो एक निष्क्रिय श्रोता की भांति सिर्फ सुनते रहते हैं। पाठ्यपुस्तक विधि में एक शिक्षक पाठ्यपुस्तक को पढ़ता है, बीच बीच में जो टॉपिक इंपॉर्टेंट है उनको समझाता भी रहता है, तो बस इसमें छात्र को बैठ के सिर्फ सुनना होता है। तो ये पूरी तरीके से शिक्षक केंद्रित एक विधि है जिसमें छात्र कहीं ना कहीं गौण हो जाता है। तो यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है कि जो सबसे कमजोर विधि है वो पाठ्यपुस्तक विधि ही है। इसके बाद अगला प्रश्न, किस विधि में छात्र सबसे अधिक और सबसे अच्छी तरह से सीखते हैं? जैसा कि मैंने अभी आपको बताया दोस्तों कि स्वयं करके, जब आप करके सीखते हैं तो आप बहुत अधिक और अच्छी तरह से और बहुत तेजी से सीखते हैं और सीखा हुआ ज्ञान स्थायी होता है। इसके बाद अगला, शिक्षण में अनेक विधियों का प्रयोग क्यों उपयोगी है? शिक्षण को सुबोध बनाने के लिए, शिक्षण को रोचक बनाने के लिए, विद्यार्थियों का ध्यान आकृष्ट करने के लिए, या फिर उपरोक्त सभी? तो इसका राइट आंसर है उपरोक्त सभी। देखिए दोस्तों, हम शिक्षण में अनेक विधियों का प्रयोग करते हैं। हम एक तरीके से व्यू रचना करते हैं। व्यू रचना का मतलब ये है कि हम कई सारी शिक्षण विधियों का प्रयोग करते हैं। एक तरीके की हम स्ट्रैटेजी बनाते हैं, रणनीति बनाते हैं, ताकि छात्रों की समस्याओं को दूर किया जा सके। जैसे कि रणभूमि में आप व्यू रचना करते हैं ना, कि भाई आप जैसे जो सैनिक होते हैं वो अपने शत्रु को पराजित करने के लिए व्यू रचना बनाते हैं, ठीक है ना। तो इसी तरीके से जो शिक्षक हैं वो कई सारी शिक्षण विधियों का प्रयोग करके एक व्यू रचना करते हैं, जिससे कि छात्रों का समस्या, जो कि इस समय पर शत्रु है, उसको आप पराजित कर सकें। ठीक है, तो ये इसका बहुत महत्वपूर्ण उपयोग है। अगला प्रश्न, शिक्षक शिक्षण विधि में सबसे अधिक सीखता है? अपने प्रधानाचार्य से, पुस्तकों से, प्रशंसकों से, या फिर छात्रों से? तो आप इसका राइट आंसर क्या देंगे दोस्तों? इसका राइट आंसर है छात्रों से। देखिए दोस्तों, जब आप शिक्षण विधि में जब आप अप्लाई करते हो तो आप अपने स्टूडेंट से ही सबसे ज़्यादा सीखते हो, क्योंकि आपके स्टूडेंट्स आपके सामने
आपको फीडबैक देते हैं, वो आपके रिएक्शन ही दोस्तों उनका क्या होता है, फीडबैक होता है। तो अगर उनका अच्छा रिएक्शन है तो इसका मतलब है कि यू आर डूइंग वेरी गुड। बट कहीं ना कहीं अगर उनका रिएक्शन उतना अच्छा नहीं है, वो आपकी ओर ध्यान नहीं दे रहे हैं, तो आपको क्या होता है कि कहीं ना कहीं आपकी शिक्षण विधि में कोई कमी है, आपकी टीचिंग स्किल्स कहीं ना कहीं अच्छी नहीं हो रही, तो आपको अपने अंदर सुधार करने का मौका मिलता है। तो आप अपने छात्रों से भी काफ़ी चीज़ें सीखते हैं। तो सबसे अधिक देखा जाए तो छात्रों से ही शिक्षक सीखता है। ठीक है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद अगला, कक्षा में बच्चों को स्वाधीन अध्ययन प्रोजेक्ट देना एक उदाहरण है। कहने का मतलब यह है कि जब आप कक्षा के बच्चों को स्वाधीन का मतलब ये होता है अकेले, जब आप अध्ययन के लिए प्रोजेक्ट देते हैं तो वो किसका उदाहरण है, खोज विधि का, प्रोजेक्ट विधि का, स्वाध्याय विधि का, या फिर प्रेरणा विधि का। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था दोस्तों, यह खोज विधि का उदाहरण है, यानी कि अन्वेषण विधि, या फिर इसको ह्यूरिस्टिक मेथड भी बोला जाता है। इसमें आप जब बच्चे को स्वाधीन रूप से प्रोजेक्ट देते हैं या कोई समस्या देते हैं और फिर वो क्या करता है, स्वयं उसका समाधान करता है, तो वो दोस्तों आपकी खोज विधि के अंतर्गत आता है। लेकिन जब आप बच्चों को सामूहिक रूप से जोड़ देते हैं और फिर उनको एक कोई समस्या देते हैं और या फिर उनको कोई प्रोजेक्ट देते हैं, तो वहाँ पर आपकी प्रोजेक्ट मेथड आ जाती है। इसको ध्यान में रखना है। ठीक है, इसके बाद अगला, चुपचाप पढ़ने की विधि से। चुपचाप पढ़ने की विधि से क्या होता है, बोध क्षमता बढ़ती है, बेहतर होता है, समय बर्बाद नहीं होता, उपरोक्त तीनों। तो इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए दोस्तों, इसका राइट आंसर है बोध क्षमता बढ़ती है। देखिए, आपकी जो कंप्रहेंसियन, जो हम कहते हैं ना क्षमता होती है, वो बहुत बढ़ जाती है। देखिए, जब आप चुपचाप पढ़ते हैं यानी कि मौन वाचन करते हैं, तो उससे आपका ध्यान पूरी ओर पढ़ने की ओर केंद्रित रहता है, पूर्ण रूप से आप पढ़ने की ओर अपने आप को केंद्रित रखते हैं। तो इसीलिए आपसे कहा जाता है कि आप जब भी पढ़ें तो चुपचाप पढ़ें, तो इससे आपका कंसंट्रेशन पूरी तरीके से अपने सब्जेक्ट की ओर रहता है या फिर पढ़ाई की ओर केंद्रित रहता है। तो इससे बोध क्षमता बढ़ती है। इसके बाद अगला प्रश्न, छात्रों को पहले कोई सामान्य नियम बताकर उसके बाद उस नियम के उदाहरण देकर नियम की पुष्टि करने की विधि को क्या बोला जाता है। निगमन विधि, आगमन विधि, अनुभव से तर्क की विधि, या फिर संश्लेषण से विश्लेषण की विधि इसको बोला जाता है। इसको बोला जाता है दोस्तों निगमन विधि, यानी कि मेथड ऑफ डिडक्शन। देखिए, मेथड ऑफ डिडक्शन का मतलब क्या है कि आपको पहले कोई नियम बता दिया जाएगा और फिर उसके उदाहरण दिए जाएंगे। जैसे गणित में हमें पाइथागोरस प्रमेय बता दिया जाता है, पाइथागोरस प्रमेय बता दिया और फिर उसके बाद हमें उस पाइथागोरस प्रमेय के प्रूफ या साक्ष्य उदाहरण दिए जाते हैं। तो ये आपका क्या है दोस्तों, एक तरह की निगमन विधि है कि पहले आपको एक नियम बता दिया, एक फॉर्मूला बता दिया और फिर उस पर आपके उदाहरण दिए। ठीक है, इसके बाद अगला प्रश्न, आगमन विधि में पढ़ाने से पहले क्या होता है, जस्ट निगमन का उल्टा। पहले आपको क्या बताया जाएगा, उदाहरण दिए जाएंगे और फिर उसके आधार पर नियम बनाया जाता है। ठीक है, तो अब जैसे अगर आप पाइथागोरस थ्योरम की ही बात करें दोस्तों, जैसे गणित में हम बात करते हैं, तो पाइथागोरस थ्योरम से पहले आपको क्या बताए जाएंगे, कई सारे उदाहरण दिए जाएंगे। उदाहरण में के बाद आप क्या करेंगे, सामान्य नियम का निर्माण करेंगे। ठीक है ना, ये कई सब्जेक्ट्स में होता है, ऐसा नहीं कि गणित में ही हो, कई सारे सब्जेक्ट्स में आप क्या कर सकते हैं, पहले उदाहरण देख सकते हैं और उनके आधार पर आप सामान्य नियम का निर्माण कर सकते हैं। तो ये बोलते हैं मेथड ऑफ इंडक्शन, इसको बोला जाता है। अगला प्रश्न, कहानी सुनाना शिक्षण की एक विधि है, इस संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है। कहानी पढ़ी नहीं जानी चाहिए, कहानी बालकों के मानसिक स्तर के अनुरूप और सौदेश्य होनी चाहिए, कहानी छात्रों के निजी अनुभव से जुड़ी होनी चाहिए, कहानी कहते समय हाव भाव प्रदर्शन या अभिनय नहीं किया जाना चाहिए। अब आप बताइए, जब आप कहानी सुनाते हैं तो क्या सही नहीं है। बिल्कुल, कहानी कहते समय हाव भाव प्रदर्शन या अभिनय नहीं किया जाना चाहिए। अरे भाई, कहानी जब आप सुनाएंगे तो आप हाव भाव से ही तो बच्चे आप पर इंटरेस्ट लेंगे, जब आप अभिनय करेंगे तभी तो बच्चों का उसमें इंटरेस्ट आएगा। तो कहने का मतलब ये है कि आप बस एक जगह पे खड़े होकर चुपचाप आप कहानी पढ़ते चले जाएंगे तो उससे बच्चों में कैसे उसके प्रति रुचि जागृत होगी, कैसे वो अमूर्त चिंतन करेंगे, कैसे उसके बारे में वो सोचेंगे, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग कैसे करेंगे। तो इसलिए क्या होता है कि जब आप कहानी कहते हैं तो उस समय पे हाव भाव प्रदर्शन और अभिनय किया जाना चाहिए। इसी से ही क्या कहानी सुनाना जो शिक्षण है वो प्रभावशाली हो पाता है। अगला प्रश्न,
किसी पाठ को पढ़ाने में शिक्षक को सबसे अधिक प्रश्न किस चरण में पूछने चाहिए? जब आप किसी पाठ को पढ़ाते हैं तो कौन से चरण में सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछे जाने चाहिए? प्रस्तावना चरण में, विकास चरण में, पुनरावृत्ति चरण में, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है विकास चरण में। जब विकास चरण में आप पहुंचते हैं तो शिक्षक को सबसे ज़्यादा प्रश्न करने चाहिए। इसके बाद अगला प्रश्न, शिक्षक की प्रयोगात्मक विधि का प्रयोग, यानी शिक्षण की प्रयोगात्मक विधि का प्रयोग कहाँ किया जा सकता है? सभी विषयों के शिक्षण के लिए किया जा सकता है, केवल कुछ ही विषयों के शिक्षण के लिए सफलतापूर्वक किया जा सकता है, सुनकर ज्ञान प्राप्त करने के लिए किया जा सकता है, या छात्र को सामान्य से विशिष्ट की ओर ले जाता है? तो इसका राइट आंसर क्या है दोस्तों? सभी विषयों के शिक्षण के लिए प्रयोगात्मक विधि का प्रयोग किया जा सकता है। हम प्रयोग के आधार पर सभी विषयों का शिक्षण कार्य संपन्न कर सकते हैं। अगला प्रश्न, विनेटका योजना के अंतर्गत छात्रों की रुचियों की विभिन्नताओं को मान्यता दी जाती है, क्षमता की विभिन्नताओं को स्वीकारा जाता है, आवश्यकता की विभिन्नताओं को माना जाता है, उपरोक्त सभी को मान्यता दी जाती है? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों डी। देखिए, विनेटका योजना में हम मानते हैं कि सबकी रुचियां अलग अलग हैं, हर छात्र का इंटरेस्ट अलग है, इसी तरह से हर छात्र की क्षमता भी अलग अलग है और हर छात्र की आवश्यकता भी अलग है। तो इस तरीके से इसमें सभी स्टेटमेंट सही बैठते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न दोस्तों, कि शिक्षण की ह्यूरिस्टिक विधि का प्रवर्तक कौन था? जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि ह्यूरिस्टिक विधि, इसको अन्वेषण विधि भी बोला जाता है, खोज विधि भी बोला जाता है। इसके प्रवर्तक कौन थे दोस्तों? प्रोफेसर आर्मस्ट्रॉन्ग। इसके बाद अगली, शिक्षण की परियोजना पद्धति पाठ्यपुस्तक केंद्रित है, शिक्षक केंद्रित है, बाल केंद्रित है, या फिर प्रोजेक्ट केंद्रित है? तो आप बताइए, शिक्षण की प्रोजेक्ट मेथड किससे रिलेटेड होगी दोस्तों? ऑफ कोर्स छात्र केंद्रित है, क्योंकि इसमें छात्र को पूरी तरीके से अवसर प्रदान होते हैं कि वो स्वाधीनता पूर्वक, या फिर हम कह सकते हैं अपने जो समस्या है उसका समाधान कर सके, उससे रिलेटेड फैक्ट्स गैदर कर सकें, अपने प्रोजेक्ट कार्य को पूरा कर सके। तो ये छात्र केंद्रित विधि है। और जैसे कि हम बात करते हैं पाठ्य पुस्तक विधि या व्याख्यान विधि, ये शिक्षक केंद्रित विधियां कहलाती हैं। तो प्रोजेक्ट मेथड तो ऑफ कोर्स क्या है दोस्तों? बाल केंद्रित विधि है, क्योंकि बालक को पूरी तरीके से अपनी सृजनात्मकता दिखाने के इसमें अवसर मिलते हैं और पूरा उसको समय मिलता है। ठीक है ना? प्रोजेक्ट मेथड में जनरली होता क्या है कि सामूहिक रूप से बच्चे किसी समस्या का समाधान करते हैं। अगला प्रश्न, प्रोजेक्ट शिक्षण विधि छात्र को व्यवहारिक ज्ञान प्रदान करती है क्योंकि? एक प्रोजेक्ट शिक्षण विधि छात्र को व्यवहारिक ज्ञान क्यों प्रदान करेगी दोस्तों? क्या यह व्यक्तिगत विभिन्नताओं को स्वीकार करती है, या छात्र की अंतर्निहित शक्तियों का विकास करती है? इसमें छात्र के ज्ञान का आधार उसका निजी अनुभव होता है, या तर्क विचार और वाद विवाद का अवसर प्रदान करती है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? ये छात्र के ज्ञान का आधार, इसमें उसका निजी अनुभव होता है। जब छात्र कोई प्रोजेक्ट कार्य को पूरा करता है, तो जब वो उसको पूरा करता है तो उसमें वो उस समस्या को समाधान के लिए या उस प्रोजेक्ट कार्य को पूरा करने के लिए अपने अनुभव का सहारा लेता है, यानी कि वो डेटा को इकट्ठा करता है, परियोजना का निर्माण करता है, उससे रिलेटेड वो डेटा को गैदर करता है, तो उसमें उसको अनुभव मिलता है और उसी अनुभव से उसको ज्ञान की प्राप्ति होती है। जब भी आप कोई प्रोजेक्ट कार्य करते हैं दोस्तों, तो आपको उससे काफ़ी अनुभव मिलता है और उसी अनुभव के आधार पर ही आपको ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। तो ऐसा ज्ञान हमेशा स्थायी होता है, काफ़ी लंबे समय तक टिकता है। इसके बाद अगला प्रश्न दोस्तों, डाल्टन योजना अल्पायु के बच्चों के लिए उपयुक्त नहीं, बाल केंद्रित नहीं है, पाठ्यक्रम को साध्य मानती है, व्यक्तिगत भिन्नता को स्वीकार नहीं करती है? देखिए, डाल्टन योजना भी एक आधुनिक शिक्षण पद्धति है और ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है दोस्तों कि जिसमें आप 8 से 12 वर्ष के बच्चों के लिए यह बनाया गया है। काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। डाल्टन योजना या फिर डाल्टन प्रयोगशाला योजना भी इसको बोला जाता है, काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। और इसके जो प्रवर्तक हैं इसको भी आप ध्यान में रखना, कुमारी हेलन पार्खस्ट। ठीक है ना? बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन भी आ जाता है कभी एग्जाम में। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, कुमारी हेलन पार्खस्ट। ठीक है, ये एग्ज़ाम में भी आ जाता है कभी, इसको आप ध्यान में रखना।
ठीक है। तो ये दोस्तों इसके प्रवर्तक हैं, ठीक है, लेडीज़ हैं। और ध्यान में रखना कि इन्होंने 1912 के अराउंड पे इस योजना को स्टार्ट किया था। तो यह साफ साफ है कि अल्पायु के बच्चों के लिए उपयुक्त नहीं है। 8 से 12 वर्ष के बच्चों के लिए ये अच्छी योजना है और ये प्रयोगशाला योजना है, यानी कि प्रयोगशाला में ये पूरी होती है, तो इसलिए ये अल्पायु के बच्चों के लिए उपयुक्त नहीं है। अगला प्रश्न, मॉन्टेसरी शिक्षण पद्धति किस पर अधिक जोर देती है? छात्र के व्यक्तिगत विकास पर, छात्र के सामाजिक विकास पर, छात्र के नैतिक विकास पर, या फिर छात्र के सर्वोन्मुखी विकास पर? देखिए दोस्तों, जो मॉन्टेसरी शिक्षण पद्धति है या विधि है, ये दोस्तों छात्र के व्यक्तिगत विकास पर ध्यान देती है। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था, छोटे बच्चों के लिए बनाई गई एक पद्धति है। मारिया मॉन्टेसरी के द्वारा इसका प्रतिपादन किया गया था और ये 2.5 साल से 6 साल तक के बच्चों के लिए पद्धति बनाई गई है। मनोवैज्ञानिक तरीके से बच्चों को सिखाती है, तो ये उनका व्यक्तिगत विकास करती है एक तरीके से, ठीक है ना। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट ये पद्धति है, इसको आपने ध्यान में रखना है, ठीक है। तो दोस्तों ये हो गए हमारे प्रश्न खत्म और आई होप कि आपको शिक्षण विधि प्रविधि से रिलेटेड क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे और यह आपके आने वाले एग्जाम में आपको काफ़ी फायदा पहुंचाएंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।